तो हेलो गाइस, मैं आपको उसका दोस्त करते रहता हूँ और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गतिविधियाँ दुनिया भर की में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है टुडेज करंट अफेयर, जिसकी सीरीज़ की ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म पे यानी आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी हर मंडे, जिस पे आपको पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। और ये आपको बेनिफिट करेंगे किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपीएससी, एसएससी। और अपडेट करेंगे आपको कि देश में चल क्या रहा है। और वैसे भी करंट अफेयर्स तो पता ही होने चाहिए कि देश में चल क्या रहा है आपके साथ ही। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो सीरीज़ को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। और वैसे भी करंट अफेयर्स की ज़रूरत सबको ही होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए आगे चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ पे आज का हमारा पहला करंट अफेयर ये है कि इंडिगो बनी है फर्स्ट एयरलाइन जिसने रिलीज़ करा है ESG, जो कि होता है इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो इंडिगो बन गई है फर्स्ट इंडियन कैरियर जो कि पब्लिश करता है अपनी ESG रिपोर्ट, जो कि शो करता है उसके एफर्ट सस्टेनेबल एविएशन में। तो ESG रिपोर्टिंग, जिसको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी कहते हैं, ये उसका मतलब ये है कि डिस्क्लोजर ऑफ डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि सेट होता है इसके एनवायरमेंटल, सोशल और कॉरपोरेट गवर्नेंस का, जो कि क्रिएट करता है एक वैल्यू एक कंपनी के लिए और उसकी या फिर उसका इम्पैक्ट उसकी एबिलिटी पे, जो कि एग्जीक्यूट करेगा उसकी फ्यूचर स्ट्रेटेजी। तो स्टेटस क्या है ESG का इंडिया में? तो ये है स्कीम अंडर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BRSR, जो कि लिस्ट करती है एंटिटीज़ को। तो SEBI ने इसको नोटिफाई किया था ESG के रिपोर्टिंग के इंक्लूजन का। तो BRCR ने इसको एप्लीकेबल करा टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ को बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। और जो रिपोर्टिंग ऑफ BRSR है वो वॉलेंट्री स्टार्ट होनी है फॉर्मल ईयर 2021 से 22, जो कि साल चल रहे हैं अभी। और मैंडेटरी हो जाएगी ये फॉर्मल ईयर 2022 से 23 के लिए। तो जो ESG है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, तो इन्वायरमेंटल का मतलब होता है रिसोर्स यूसेज और एयर एमिशन, वेस्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लायंस। जहाँ पे सोशल का मतलब है एम्प्लॉयमेंट वर्कर रिलेटेड डिस्क्लोजर जो कंपनी करेगी, और कम्युनिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, कंज्यूमर रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है रोल ऑफ बोर्ड, कंपनी का सस्टेनेबिलिटी और उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। जहाँ पे आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर ये है कि जो नेशनल आर्ट म्यूज़ियम है ऑस्ट्रेलिया का, वो वापस कर रहा है 14 आर्ट वर्क्स इंडिया को, जिसमें काफ़ी रिलीजियस और कल्चर आर्टिफैक्ट्स भी हैं। उसमें से एक है 12th सेंचुरी का, जब चोला डायनेस्टी थी तमिलनाडु में, उसके कुछ आर्टिफैक्ट्स। तो चोला डायनेस्टी के बारे में आपको बताता हूँ, जो आप नोट करना ये ज़रूर, कि चोला डायनेस्टी एक तमिल की डायनेस्टी थी जिसको फाउंड किया था विजय ने, जिसमें राजेंद्र चोला जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे चोला एम्पायर के, जिन्होंने सक्सीड किया था राजा राज चोला को। और जो ग्रेट लविंग चोला टेम्पल जो अभी भी तमिलनाडु में है, वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। और जो चोला का पीरियड था उसको माना जाता है मेटल स्कल्पचर पीरियड, जिसमें से एक उनका मेटल स्कल्पचर है शिवा नटराजा। और आप ये ध्यान देना कि कौन से आर्टिफैक्ट्स वापस आ रहे हैं। तो दो उनमें से मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से एक है डांसिंग चाइल्ड सेंट समंदर, जो कि 12th सेंचुरी का चोला डायनेस्टी का। तो समंदर एक जो थे वो एक मूवर थे, जिनको मूवर मतलब होता है कि चोला डायनेस्टी के पॉइंट्स 3 प्रिंसिपल सेंट थे साउथ इंडिया के, उनमें से एक थे ये। और इनकी इमेज आपको मिलेगी ऑलमोस्ट ऑल शिवा टेम्पल्स इन तमिलनाडु। जहाँ पे दूसरे जो आर्टिफैक्ट्स है वो है एक आर्क फोर्ट जैन श्रीन, जो कि 11 से 12 सेंचुरी के, जिसमें जो महावीर भगवान है वो बैठे हुए हैं। ये माउंट आबू राजस्थान की थी। तो महावीर भगवान जो है वो ऐसी सिंपल पोज में बैठते हैं, जो शो करता है उनकी नॉन वायलेंस और अर्थ से जुड़े रहने के उनके सेंट्रल आइडियल्स। जहाँ पे आज का हमारा थर्ड करंट अफेयर ये है कि इंडिया में 51 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनमें से 14 इंडियन टाइगर रिजर्व्स को सेट कर दिया गया ग्लोबल स्टैंडर्ड इन टाइगर कंजर्वेशन में। तो बेसिकली जो ग्लोबल टाइगर डे था, ओकेजन था 2021 का, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस कर दिया गया है एक एग्रीडेशन, जो कि होगा कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स के लिए, जो कि जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कैट्स। तो इस साल का थीम जो था इंटरनेशनल टाइगर डे का, वो था देयर सर्वाइवर इज़ इन आर हैंड। बेसिकली उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो अब हमारे हाथ में है। तो कैट्स जो है एक ग्लोबली एक्सेप्टेड कंजर्वेशन टूल है, जो सेट करता है प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड, जो मैनेज करता है टाइगर असेसमेंट के बेंचमार्क प्रोग्रेस की, मतलब टाइगर्स की क्या पॉपुलेशन है सबको वो कंट्रोल करता है और स्टैंड को मैनेज करता है। और बेसिकली जो टाइगर कंजर्वेशन एक्ट था, एक कैट जो है, ये लॉन्च किया गया था 2013 में, जो कि 124 साइट्स पे था, और जिसमें से 94 तो इंडिया की थी, जो कि काफ़ी बिग शेयर है इंडिया का।
और ग्लोबल टाइगर फोरम जो WWF इंडिया का है वो इम्प्लीमेंट करता है पार्टनर्स अंडर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फॉर कैट्स असेसमेंट इन इंडिया, कैट्स के असेसमेंट इंडिया पे। और ये ध्यान रखिए कि ये कैट्स कब लॉन्च हुआ, कितनी साइट्स पे हुआ। और बेसिकली जो 14 साइट्स टाइगर रिजर्व्स हैं जिन पे ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है वो है, उनमें से है दुधवा, वाल्मीकि, पन्ना, कान्हा, पेंच, सतपुरा, मुदुमलई, बंदीपुर, परम बिकुलम, अनमलई, मानस, औरंग, काजीरंगा और सुंदरबंस। ये 14 टाइगर रिजर्व्स हैं जिन पे ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर देंगे इस साल। तो टाइगर स्टेटस क्या है इस टाइम इंडिया का? तो इंडिया ने अचीव कर लिया है डबल ऑफ टाइगर्स पॉपुलेशन 4 साल में, जो कि उन्होंने डिक्लेरेशन किया था सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर कंजर्वेशन 2010 में। तो बेसिकली 2014 में ही डबल हो गई थी टाइगर्स की पॉपुलेशन इंडिया में। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो एक सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है जितनी भी टाइगर स्टेट, यानी जितनी भी टाइगर रिजर्व, जिन स्टेट में टाइगर रिजर्व है उन पर सेंट्रल असिस्टेंट एक प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट टाइगर। और इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्टेटस जो था वो एंडेंजर था, बेसिकली ख़त्म होने वाले थे टाइगर्स। और मध्य प्रदेश बनी है ऐसी हाईएस्ट पॉपुलेशन, ऐसी स्टेट जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है बिग कैट्स की। और सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटका और उसके बाद आता है उत्तराखंड। हमारा फोर्थ करंट अफेयर ये है कि G7 आपने सुना ही होगा, तो जिसमें आती है कंट्रीज़ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर हम इसमें रशिया इंक्लूड करते हैं तो वो G8 बन जाता है। और G20 में इसके साथ साथ बाकी कंट्रीज आती हैं जिनमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। बेसिकली इस साल का जो G20 समिट था वो इटली में उसकी प्रेसिडेंसी थी और इटली ने वो ऑर्गेनाइज़ किया था और ये हुआ था रोम में। तो इटली ने होस्ट किया था G20 कल्चर मिनिस्टर मीटिंग इस साल की। और ये इटली का मैप है साइड में जहाँ पे आपको रोम दिख रहा होगा, यहाँ की 2 जगहों पे बेसिकली हुआ था इस साल की G20 की मीटिंग। तो जुलाई 29 और जुलाई 30 को ये 2 दिन मीटिंग चली थी, जहाँ पे फर्स्ट G20 जो कल्चर मिनिस्टर मीटिंग हुई थी रोम में पहली बार इटली में। और ये 2 दिन का इवेंट था जिसमें मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी द कोलिजियम एंड पैलेसो बार्बेरिनी ने हुई थी रोम में। और मीटिंग जो थी तो थर्सडे को स्टार्ट हुई थी, जो कि हुई थी एट द स्टेज ऑफ कोलिजियम। और जहाँ पे कल्चर मिनिस्टर आए थे बड़ी बड़ी 20 लार्जेस्ट इकनॉमीज़ वर्ल्ड की, और 40 हाई लेवल कल्चर डेलीगेशन ने अटेंड किया था मीटिंग को। और मीटिंग को अटेंड किया था इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रैगी ने, उनके साथ साथ द मिनिस्टर ऑफ कल्चर डारियो फ्रेंचिनी ने, और उनके साथ साथ द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को ओड्रे अजूला ने भी। जो कि फ्राइडे को जुलाई 30 की बात करते हैं कॉन्फ्रेंस हुई थी पैलेसो बार्बेरिनी ने, जो कि वहाँ का म्यूज़ियम हाउस है जहाँ पे काफ़ी सारी एंशियन इटालियन आर्ट्स भी हैं। और म्यूज़ियम को क्लोज़ कर दिया गया था पब्लिक के लिए जुलाई 30 को। तो ये आप याद रखना कि किन किन जनों ने, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने अटेंड करी थी मीटिंग, और कब हुई थी ये और किस जगह हुई थी। और इसके की टॉपिक्स जो थे जो डिस्कशन हुआ है रोम में उसको मैं आपको बताता हूँ, जिसमें पहला की टॉपिक है कि कैसे हम प्रोटेक्ट करें कंट्रीज़ और प्रमोट करें कल्चर और क्रिएटिव सेक्टर में एक इंजन की तरह उनको, जिसकी वजह से एक बैलेंस ग्रोथ हो जो कि सस्टेनेबल भी हो। जहाँ पे इनका दूसरा पॉइंट ये रखा गया था कि कल्चर हेरिटेज को हम कैसे प्रोटेक्ट करें नेचुरल डिजास्टर से, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से और क्लाइमेट चेंज से, या फिर सैबोटेज और लूटिंग से, और इलीगल ट्रैफिक कल्चर प्रॉपर्टी की जो होती है उससे कैसे बचाएं हम। और थर्ड पॉइंट जो उन्होंने रखा वो ये था कि डिजिटल और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कल्चरल और क्रिएटिव फील्ड में कैसे प्रमोट करें, और उसके साथ साथ डेवलप कैसे करें हम ट्रेनिंग के थ्रू। जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वर्ल्ड के ऊपर और कल्चर सेक्टर के ऊपर चलने जा रहे हैं उसको से लड़ने के लिए हम ट्रेनिंग और डेवलप करें कैपेसिटी, ताकि हम सबसे उलझ सके और उनको पार कर सके। साथ में इनका एक मेन टॉपिक था कि क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट पड़ रहा है कल्चर पे उससे हम कैसे बचें, क्योंकि आपको पता ही होगा इस बार काफ़ी फ्लडिंग हुई है यूरोपिया में, जिसमें जो रिवर्स बहती हुई नहीं थी, मतलब काफ़ी सूखी थी, वो भी एक्सपैंड कर दी गई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है यूरोप का और काफ़ी अदर कंट्रीज़ का भी। तो जिस पे आज का हमारा फिफ्थ करंट अफेयर ये है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कोटा मिल गया है अंडर ऑल इंडिया कोटा स्कीम मेडिकल कोर्सेज़ के लिए। बेसिकली बाकी के लिए था ही, लेकिन अब मेडिकल कोर्सेज़ और डेंटल कॉलेजेस के लिए भी मिल गया है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए और 10% कोटा ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर AIQ स्कीम, यानी ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंदर, फॉर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टेट
मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए। तो बेसिकली ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो थी, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो किसी भी स्टेट में जाके स्टडी कर सकें, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में या अपनी स्टेट में और अदर स्टेट में भी इंडिया की, जिसमें से कोटा था 50% सीट्स अंडर ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट सीट्स के लिए 50% था, और 15% था अंडर ग्रेजुएट के लिए, और 50% था पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स के लिए, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थी। और शुरुआत में कोई रिजर्वेशन नहीं थी ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंदर 2007 तक। 2007 के बाद हुआ, 2007 में रिजर्वेशन हुई एससीज़ के लिए, जो कि 15% सीट्स थी उनके लिए, और एसटीज़ के लिए हुई 7.5%। तो अब याद रखिएगा ये कि एससीज़ और एसटी के लिए कितनी परसेंटेज थी, और ये 2007 से लागू हुई, ये भी आप याद रखिएगा। और ये हुआ था अंडर आर्टिकल 15 और स्पेशल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन। तो ये बेस था अंडर आर्टिकल 15(5), जिसमें 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन कर दी गई थी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन किसी के अंदर, जो कि इम्प्लीमेंट कर दिया था 2006 से 7 के बीच में। लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं थे मेडिकल और डेंटल कोर्स की सीट्स ओबीसी के लिए किसी भी स्टेट में, बाकी सबके लिए था। और ऐसे ही 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10% रिजर्वेशन कर दी गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि था अंडर आर्टिकल 15(6)(b). ये भी आप याद रखेगा कि किस आर्टिकल के अंदर किस टाइप की रिजर्वेशन किसके लिए थी और कौन सी ईयर में इंप्लीमेंट करी गई थी। और इसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया था, मतलब बेसिकली इसके अंदर बाकी कॉलेज तो थे लेकिन मेडिकल और डेंटल कोर्स नहीं थे, जिसको अब लागू कर दिया गया। तो जहाँ पे हमारा 6th करंट अफेयर ये है कि पीएम ने एड्रेस करा एजुकेशन कम्युनिटी को ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, जिसने तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की उसने रिप्लेस किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1996 को, जो कि काफ़ी बड़ा पीरियड था। उसके बीच में काफ़ी टाइम बाद किसी हमारी इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया। तो बेसिकली इसमें की हाईलाइट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये था कि यूनिवर्सलाइज कर दिया गया एजुकेशन को फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी, और 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो का मतलब ये है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं, यानी कितनी जो संख्या है बच्चों की किसी देश में जो कि एनरोल कर रही है टुवार्ड्स एजुकेशन, तो उसको कहा गया है कि इसका लेवल 100% कर दिया जाएगा 2030 तक, यानी 2030 तक। और इसमें भी हायर एजुकेशन में 50% इसकी और रेस करने के लिए कहा है, माना गया है कि 2035 तक हो जाएगा। और मदर टंग जो है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कर दिया गया है फ्रॉम टिल 5th स्टैंडर्ड, जहाँ पे मल्टीपल इनिशिएटिव लॉन्च किए गए एजुकेशन सेक्टर में। ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये बेसिकली नोटेबल थिंग है आपके लिए कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो कि बनाया गया है, जो कि प्रोवाइड करेगा मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हायर एजुकेशन में होते हैं। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है वो है विद्या प्रवेश, जो कि 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन होगा किसी जो ग्रेड 1 स्टूडेंट्स के लिए होता है प्ले बेड। और थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि इंडियन साइन लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट कर दिया गया है एट सेकेंडरी लेवल, जो कि अंडर होगा निष्ठा 2.0, जिसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होंगे टीचर ट्रेनिंग के, जो कि डिज़ाइन करेगा एनसीईआरटी। इसके साथ साथ सफल, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क है, जो कि होगा ग्रेड 3rd, 5th और 8th क्लास के बच्चों के लिए सीबीएसई स्कूल्स में। इसके साथ साथ नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स की एजुकेशन में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ किया जाए, बढ़ाया जाए। और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि प्रमोट करेगा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में 5 इंडियन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसमें आती है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला। तो जहाँ पे आज का हमारा 7th करंट अफेयर ये है कि न्यू बिल पास करें लोकसभा में, जिसमें पहला बिल है इनलैंड वेसल्स बिल 2021 का, जिसने रिप्लेस किया 1917 का इनलैंड वेसल एक्ट, जो कि रेगुलेट करेगा यूनिफॉर्मली इनलैंड वेसल नेविगेशन पूरी कंट्री में। तो इनलैंड वेसल नेविगेशन मतलब होता है कि शिप्स और बोट जो एंटर कर रही हैं इन रिवर्स, कैनाल्स और इन सब का कंट्रोल करना। तो 0.5% ही मॉडल शेयर है इंडियन वाटर ट्रांसपोर्टेशन का इंडिया में सिर्फ। अगर इसको हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से, तो 42% है नैदरलैंड में और 8.7% है चाइना में। तो ये जो बिल लाया गया है, इसमें वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि ये स्ट्रेंथ करेगा इनलैंड वेसल से और शेयर ट्रांसपोर्टेशन में करें इंडिया को। और इसमें मेजर प्रोविजंस है जो आप ध्यान रखें कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा है क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्ड डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का, और क्रू एकोमोडेशन
और सर्विस के जो टाइप होगा और पीरियड होगा, ताकि मैकेनिकली मेंटेन करा जाए इनलैंड वेसल्स को। और मैंडेटरी है सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पॉलिसी वेसल्स का, इनलैंड वेसल्स का किसी भी ऑपरेशन से पहले। और नेविगेशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक करा जाएगा, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड और डिस्चार्ज को चेक करा जाएगा, और जो फिक्स करा जाएगा मैनिंग रिक्वायरमेंट्स को, ताकि सेफ कैरियज मतलब गुड्स का आना जाना और पैसेंजर्स का आवाजाही मतलब जो होता है कि ट्रैवल करना सेफ रहे। और सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करेगा इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस को इनलैंड वेसल्स के। और डेवलपमेंट फंड क्रिएट करा जाएगा जो कि इमरजेंसी के लिए और इनलैंड नेविगेशन को बूस्ट करने के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे दूसरा बिल जो है वो है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि रिप्लेस कर रहा है 2008 के बिल को, जिसमें इसके अंदर बेसिकली ये है कि एरा यानी एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें ये रेगुलेट करेगा टैरिफ्स, एयरोनॉटिकल सर्विस, मेजर एयरपोर्ट जो इंडिया में होती है। तो इसके मेजर प्रोविजंस ये आप ध्यान रखें कि गवर्नमेंट ने कुछ डेजिग्नेशन एक लिमिट रखी हुई है कि इससे ऊपर जो क्रॉस करेगा उनको मेजर एयरपोर्ट कहा गया है इंडिया में। तो 2008 के एक्ट के हिसाब से जो एयरपोर्ट है जिनके एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक जो है 35 लाख मिनिमम है, एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक यानी कितने पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, अगर वो 35 लाख मिनिमम है तो उनसे ऊपर वालों को मेजर एयरपोर्ट कहा गया है। और इसमें एक और चीज़ होगी कि इसमें छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं उनका ग्रुप कर दिया जाएगा, क्योंकि जो नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स हैं उनको ग्रुप करके एक मेजर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। का मतलब 2-3 जैसे एक से ज़्यादा एयरपोर्ट्स को ग्रुप कर देंगे, क्योंकि ग्रुप तो उससे क्या होगा, उसको उससे प्रॉफिट निकाला जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आज के हमारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर और 8 करंट अफेयर ये है कि 4 नए स्पोर्ट ऐड कर दिए गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, जिसमें आता है कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो कराटे जो है एक मार्शल आर्ट फॉर्म है 1970 से, जिसमें इसको पहले ही इंक्लूजन कर दिया गया था इसको ओलंपिक में, लेकिन ऑर्गेनाइज़र चाहते थे कि टोक्यो गेम में इसका हो, ताकि टोक्यो की गेम है क्योंकि ये उसके होमलैंड में इसको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के साथ शो करें वो। और इस बार प्लेयर जिन्होंने ये गेम में बेसिकली पार्टिसिपेंट जो थे वो थे कैन निशिमुरा, न्योटा सागो से, और स्टीवन डिकास्टा, और मिहो मिहारा एंड सांट्रा संकेत से, और जापान के कीहो शिमिजो वुमेंस कंपटीशन में। जहाँ पे स्केटबोर्ड जो है उसका डेब्यू ऑर्गेनाइजेशन ने इसलिए रखा है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके यंग ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस को अच्छे लगते हैं स्केट्स के स्टंट्स जो होते हैं। तो इसमें ऑडियंस को देखने को मिलेगा हाई फ्लाइंग स्टंट्स और ट्रिक्स, और कॉम्पिटिटर्स जो होंगे वो उनकी एज होगी बिटवीन 12 to 47 ईयर्स। और प्लेयर जो इस बार जो देखे गए हैं वो थे नाइजा हस्टन यूएसए के मेन स्ट्रीट से, और 13 ईयर ओल्ड स्काई ब्राउन। जिसमें हमारा थर्ड स्पोर्ट जो ऐड किया गया है वो है सर्फिंग, जिसमें एटलीस्ट 3 दिन का कंपटीशन होगा ये, जिसमें 8 पीरियड्स होंगे, 8 डे के पीरियड। और इवेंट जो है वो डिटरमाइन करेगा डे बेस सर्फ कंडीशन में, यानी जिस दिन उनकी क्या उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। तो 1995 से इंटरनेशनल सर्फिंग एसोसिएशन चाहता था कि जो सर्फिंग है वो ओलंपिक्स में आए, तो इसका डेब्यू इस साल किया गया है टोक्यो ओलंपिक्स में। इसमें जो प्लेयर्स देखे गए थे वो थे कैरिसा मोरे यूएसए के, और स्टेफनी गिलमोरा ऑस्ट्रेलिया के, जो कि रिकॉर्ड होल्डर है, इनके पास 7 वर्ल्ड टाइटल्स हैं। और मेंस की साइड से थे गैब्रियल मेडिना और इटोला फिट। इस पर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो हमारा फोर्थ स्पोर्ट ऐड करा गया है, इसमें देखा गया कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ने ऊंचाइयां छुली है कुछ सालों में ही, और इसका डेब्यू हुआ टोक्यो ओलंपिक में। तो क्लाइंबर्स को 15 मीटर की वॉल चढ़ना होगा, जिसमें काफ़ी बीच में बाधाएं होंगी, उनको पार करते हुए उनकी स्पीड कैटेगरी देखी जाएगी, उसके हिसाब से उनको विनर घोषित किया जाएगा। और प्लेयर्स इस बार देखे गए वो थे एडम ऑन्ट्रा ऑफ सेक रिपब्लिक के, और सोल्विनिया के जंजा कैनब्रेट। जहाँ पे आज का हमारा 9th करंट अफेयर ये है कि 13 ईयर ओल्ड स्केटर निशिया, जो कि जापान की यंग गोल्ड मेडलिस्ट बनी है, इन्होंने 26 जुलाई 2021 को वुमेन स्ट्रीट कंपटीशन में डेब्यू करा और गोल्ड मेडल जीता। और इसके अलावा यूटो होरगिमो, जो कि जापान के थे, जिन्होंने मेन कंपटीशन जीता है 25 जुलाई 2021 को। और इन दोनों को मिला के जापान को 2 गोल्ड मेडल मिल गए हैं इन दोनों कैटेगरी में। इसके अलावा जो निशा थी, उन्होंने अपनी ट्रिक से पीछे करा ब्राज़ील की राइसा लील को, जो कि राइसा लील जो है वो भी 13 साल की हैं। और इसके अलावा फूना नाकियामा, जो कि जापान की है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनकी एज भी 16 ईयर है, ज़्यादा एज नहीं है। और लील और निशिया ये दोनों बनी है यंगेस्ट एवर मेडलिस्ट दोनों कंट्री के लिए, लील ब्राज़ील से और निशिया जापान से।
जहाँ पे आज का हमारा 10th करंट अफेयर और आखिरी करंट अफेयर ये है कि सुमित नागल बने हैं थर्ड इंडियन जिन्होंने जीता है सिंगल टेनिस मैच ओलंपिक में। तो नगल ने पीछे पीछे करा स्टोमिन को विद स्कोर ऑफ 6-4, 6-7, 6-4 के हिसाब से। और ये मैच चला 2 घंटे 34 मिनट यानी 2 hours 34 minutes, जिसको जो ये मैच किया गया था एरियाका टेनिस सेंटर में। नेक्स्ट राउंड में ये लड़ेंगे, मतलब बेसिकली ये अपोजिट में खेलेंगे डैनियल मेडिव के, और जिनकी सेकंड है वर्ल्ड में। इससे पहले जीशन अली जो थे, जिन्होंने 1996 में एटलांटा गेम्स में ये बने थे पहले इंडियन सिंगल मैन जिन्होंने जीता था टेनिस में। इन्होंने पीछे पड़ा था फेर्नांडो मेलिगिनी जो कि ब्राज़ील के थे। और इनके बाद थे लिएंडर पास, जिनका नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने 2000 में खेला था, 2000 में नहीं, इन्होंने ये बने थे सेकंड इंडियन जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को जीता। 2012 में गेम्स हुई थी जो लंदन में, तो उसमें विष्णुवर्धन और सोमदेव देवरमन थे जिन्होंने कम्पीट करा, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए फर्स्ट राउंड में। और इसके अलावा जो नेक्स्ट राउंड हुआ तो उसमें नगल लड़ेंगे, जो नेक्स्ट राउंड अब होगा ओलंपिक में। इसमें नगल जो अपोजिट में होंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन रनर अप, जिनकी रैंक सेकंड है वर्ल्ड में, जिनका नाम है डैनियल मेडिव, जिन्होंने पीछे करा है इस बार अलेक्जेंडर बुब्लिकोव कजाकिस्तान के। तो अगर आपको आज के करंट अफेयर्स ये वीडियो अच्छी लगी तो सीरीज़ को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते।